हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास हम यहां पर फिर से एक क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक बार देखो अपना क्वेश्चन पेपर। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था, ऐसे ही सेम एक और क्वेश्चन पेपर हमारे पास आता है यहाँ पे। क्लास 8th का साइंस का जो क्वेश्चन पेपर है, जो बेसिक से इंस्ट्रक्शन है वो सेम होंगे। जैसे कि क्वेश्चन पेपर जो है वो 80 नंबर का हमारे पास आता है और 2.5 घंटे का टाइम जो है वो हमारे पास होता है क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए, जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होंगे। सारे ही क्वेश्चंस जो हैं वो कंपलसरी हैं, जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का होगा वो उस क्वेश्चन के आगे आपको लिखा हुआ होगा कि ये प्रश्न जो है वो 1 नंबर का है या 2 नंबर का है या 3 नंबर का है, अकॉर्डिंग टू नंबर। यानी कि कोई प्रश्न कितने नंबर के लिए पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग आप वहां पर आंसर करेंगे। अगर कोई 6 नंबर के लिए प्रश्न आपसे पूछा गया है तो आप डिटेल आंसर वहां पर लिखेंगे। अगर कोई 1 नंबर के लिए प्रश्न आपसे पूछा गया है तो आप 1 वर्ड या 1 सेंटेंस में अपना आंसर वहां पर देंगे। ये है बेसिक से इंस्ट्रक्शन जो हर टाइम हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते समय। अब जैसे कि आपको पता है कि हम यहाँ पर अपने साइंस के क्वेश्चन पेपर में से बायो के क्वेश्चन जो है उनको पिक करेंगे और उनको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के टाइम पे किया था, सेम वही करना है। चलो, तो यहाँ तक की बात क्लियर है। यहाँ पे कोई डाउट है आपका कि जो क्वेश्चन पेपर है वो कितने नंबर का है या कितने टाइम हमें मिलता है क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड तो आप लोग कर सकते हैं, अदरवाइज हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 1 की। धीरे धीरे यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो बहुविकल्पी प्रश्न है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या एमसीक्यूज जिसे हम यहाँ पे कहते हैं। जैसे कि आपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में भी देखा था कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपके पास क्या आता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। टोटल जो है 8 नंबर के लिए है क्वेश्चन नंबर 1। इसके खंड आते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में क ख ग घ ऐसे करके इसके खंड आएंगे। हर एक जो बहुविकल्पी प्रश्न है वो 1 नंबर का होगा। जैसे 8 बहुविकल्पी प्रश्न है और वो 1-1 नंबर के होंगे, तो इसीलिए 8 बहुविकल्पी प्रश्न आपके 8 नंबर के यहाँ पर होते हैं। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े आप। अब अपना क्वेश्चन देखो जो आपके बायो का क्वेश्चन होगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 का जो ग है वो आपका क्वेश्चन आता है जिसमें आपसे पूछा गया कि निम्न में से कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोचित है। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन हमने एज इट इज सॉल्व किया था जब हम एक चैप्टर पढ़ रहे थे, रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। ठीक है, किशोर अवस्था से संबंधित जो हमारा चैप्टर था, और ये क्वेश्चन हमने एज इट इज डिस्कस किया था जब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे थे। तो क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग दैट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर टीनेजर। जो किशोर होते हैं उनके लिए सबसे अच्छा जो आहार है वो क्या है। ऑप्शन नंबर 1 कहता है चिप्स, नूडल, केक है। ऑप्शन नंबर 2 कहता है रोटी है, दाल है, सब्जी यानी कि चपाती, दाल एंड वेजिटेबल्स है। ऑप्शन नंबर 3 कहता है चावल है, नूडल्स एंड बर्गर है, राइस, नूडल्स एंड बर्गर। लास्ट कहता है शाकाहारी टिक्की, चिप्स तथा लेमन पे यानी कि वेजिटेबल कटलेट्स, चिप्स एंड लेमन ड्रिंक्स। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास क्या आते हैं, ऑप्शंस आते हैं। किशोरों के लिए कौन सा खाना सबसे अच्छा होता है, अगर आपको ध्यान होगा तो देखो, जो चीज आपको ध्यान रखनी है वो है संतुलित आहार, जिसको हम क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट कहते हैं। अब देखो बैलेंस डाइट में मैं बार बार आपको दो चीजें बताती हूँ कि बैलेंस डाइट में दो चीजें इंपॉर्टेंट है। दो चीजें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, एक तो है कि बैलेंस डाइट में ऑल न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, यानी कि सारे पोषक तत्व होने चाहिए। अब सारे पोषक तत्वों में क्या क्या आएगा आपका, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, सारे विटामिन आपके होते हैं, मिनरल्स आपके आते हैं। तो सारे ही पोषक तत्व हमारे भोजन में होने चाहिए। ऐसा जो भोजन है वो संतुलित आहार कहलाएगा। और दूसरी चीज जो हमारे पास आती है, आपने कहा उचित मात्रा में होना चाहिए, यानी कि बैलेंस क्वांटिटी में यहाँ पे होना चाहिए। तो दूसरी चीज आती है कि जो पोषक तत्व इस भोजन में पाए जा रहे हैं वो उचित मात्रा में हो या बैलेंस क्वांटिटी में हो।
ठीक है, ना तो आवश्यकता से ज्यादा हो ना ही आवश्यकता से कम हो। तो ये दो चीजें हमेशा ध्यान रखनी है। अच्छा, ये जो है संतुलित आहार, ये सिर्फ यहाँ पे टीनेजर्स के लिए या फिर किशोरों की बात नहीं हो रही है, ये सारे ही जो भी ह्यूमंस हैं यहाँ पे वो सभी के लिए है। ह्यूमंस हैं या जो भी जीव है यहाँ पे, वो इस सभी के लिए यहाँ पर ये दोनों चीजें अप्लाई होती हैं। हाँ, अगर किशोरों की बात करें तो वहां पर क्योंकि बॉडी में बहुत सारी चेंजेस आते हैं यहाँ पे, और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के एस्पेक्ट से भी ये जो फेज है इम्पोर्टेंट होता है, तो इसीलिए आपको सारे जो न्यूट्रिएंट्स है वो प्रॉपर आपको चाहिए होते हैं। तो आपने कहा कि एक जो टीनेजर है या एक जो किशोर है उसे किस प्रकार का भोजन हमें देना चाहिए जिसमें सारे ही पोषक तत्व उचित मात्रा में पाए जाते हों। तो आप देखो, अगर हम बात करेंगे चिप्स, नूडल और जो कोक यहाँ पर होती है, तो इसमें आपको क्या पोषक तत्व मिलेंगे। देखो, यहाँ पर ये जो पैक्ड फूड होते हैं, इनमें आपको शुगर यहाँ पे रहती है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मिल सकता है, लेकिन आपको प्रोटीन या सारे जो विटामिन होते हैं वो आपको नहीं मिल पाते हैं। इसके अलावा इन ये जो फूड होते हैं, जो पैक्ड फूड होते हैं, इनमें प्रिजर्वेटिव्स रहते हैं, ठीक है, प्रिजर्वेटिव्स जो कि खाने को लंबे टाइम तक चलाते हैं, तो काइंड ऑफ केमिकल्स वहाँ पर पाए जा रहे हैं। तो हम केमिकल को कंज्यूम यहाँ पे कर रहे हैं। हमें एक ऐसा खाना खाना है जो केमिकल फ्री हो, फ्रेश हो, सारे न्यूट्रिएंट्स हमें मिले, और कैसा हो यहाँ पे, उचित मात्रा में जो न्यूट्रिएंट्स है वो हो, डाइजेशन के लिए इजी हो। आप देखेंगे नूडल्स या जो बर्गर होते हैं या जो चिप्स है या जो ये टिक्की होती है, बहुत ज़्यादा ऑयली, जो पैक्ड फूड होते हैं, या आपने कहा कि यहाँ पर ऐसी जो चीज़ें होती हैं जो मैदे से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी नहीं होती है, डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है। ऐसा जो भोजन है वो संतुलित आहार नहीं कहलाएगा। संतुलित आहार कौन सा है, जो आपका प्योर हो, फ्रेश हो, जिसमें सारे ही न्यूट्रिएंट्स आपको मिले, जैसे कि रोटी दाल में आपको प्रोटीन मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, सब्जियों में आपको विटामिन मिलेंगे। तो आपने कहा कि आपका जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो आपका क्या आता है, यहाँ पे करेक्ट आंसर आता है कि किसी भी किशोर के लिए या सारे ही जो ह्यूमंस होते हैं उन्हें अपने खाने में कैसा भोजन लेना चाहिए, स्वच्छ यानी कि जो प्योर होता है, जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो फ्रेश होता है, पैक्ड ना हो, केमिकल फ्री हो, ऐसा फूड हमें क्या करना है, कंज्यूम करना है। तो चलो, ये क्वेश्चन आपका इजी था। अब आ जाओ च पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 का जो च है, हर एक अच्छा कितने नंबर का है, एक सिंगल जो क्वेश्चन है वो 1 नंबर का होगा, ठीक है, इसीलिए आपको बोला गया कि टोटल 8 यहाँ पे आपके पास एमसीक्यूज आते हैं और 8 नंबर के लिए आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है कि वह जीव जो बच्चे को जन्म देते हैं वो कहलाते हैं, द एनिमल्स विच गिव बर्थ टू देयर यंग वंस आर कॉल्ड, क्या कहते हैं उन्हें। तो आपको आपके जो ऑप्शन है उनसे समझ आ जाएगा कि आपको क्या बोला जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है। आपने कहा वो जीव जो बच्चे को जन्म देते हैं, बच्चे को जन्म देने का मतलब है कि जो यहाँ पे नवजात होता है वो उसका पूरा जो डेवलपमेंट है वो हो चुका है, शारीरिक विकास हो चुका है, वो दिखने में सेम अपने पेरेंट जैसा ही है, ठीक है। तो उनको हम क्या कहते हैं, जैसे कि विवी पैरस कहते हैं, ओवी पैरस कहते हैं, बोथ यानी कि दोनों कहते हैं, या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं कहते हैं। तो देखो, वो जीव जो बच्चे को जन्म देते हैं, जिसको हम डायरेक्ट डेवलपमेंट भी कह रहे थे, ह्यूमंस में देखा जाता है, आप देखते हैं कि जो नवजात शिशु होता है उसके जो शारीरिक विकास है, देखो हाइट बढ़ेगी, वेट बढ़ेगा, ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि इसकी जो शारीरिक संरचना है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, वो तो कंप्लीट है। आपने कहा कि यहाँ पे इंटरनली और एक्सटर्नली जो बॉडी पार्ट्स है, जो ऑर्गन्स है वो बन गए हैं, बस अब उनका क्या होना है, विकास होना है, ग्रोथ उनमें होनी है। बट अदरवाइज जो यहाँ पे शिशु है वो कैसा होगा, अपने पेरेंट जैसा ही होगा, जैसे मनुष्य दिखते हैं वैसा ही होता है, एज इट इज। तो ये जो होता है वो डायरेक्ट डेवलपमेंट है। तो ऐसे जीव जो डायरेक्टली क्या करते हैं, यहाँ पे बच्चों को जन्म देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं। इसके अलावा आपने कहा कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जो एग ले करते हैं, ठीक है, जो अंडे यहाँ पर देते हैं, और कुछ टाइम के बाद जो अंडे हैं वो फूटते हैं, हैच होते हैं, उसके बाद उनमें क्या निकलते हैं, जो यंग वंस है वो निकलते हैं, जो अपने पेरेंट जैसे दिखते हैं। ये कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें जो यहाँ पे नई जो संतति उत्पन्न होती है वो दिखने में अपने पेरेंट जैसे बिल्कुल भी नहीं होती, एकदम डिफरेंट दिखती है। फिर यहाँ पे आपने कहा कि जो अलग अलग फेजेस होते हैं, अलग अलग चरण होते हैं, डेवलपमेंटल फेजेस जो होती हैं, उनमें विकास होता है, धीरे धीरे उनके बॉडी में परिवर्तन आते हैं, और जब वो अडल्ट होते हैं, जब वो मेच्योर होते हैं, तब वो अपने माता पिता जैसे दिखते हैं। और इसी प्रोसेस को हमने मेटामॉर्फोसिस कहा था, अगर आपको ध्यान होगा तो प्रीवियस जो आपका क्वेश्चन पेपर था
उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आया था व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस, यानी कि मेटामॉर्फोसिस क्या है। इसी को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो चलो ये जो क्वेश्चन आपका आया है ये कहाँ से आया है, रिप्रोडक्शन से आया है। और इसमें आपको बताना है कि जो जीव बच्चों को जन्म देते हैं उनको क्या कहते हैं, विविपेरस कहते हैं, ओविपेरस कहते हैं, बोथ कहते हैं, या नन ऑफ दीज आपका ऑप्शन आएगा। चलो एक बार देखो। देखो इजी है, अगर आप देखेंगे तो जो जीव यहाँ पे बच्चों को जन्म देते हैं उनको हम क्या कहेंगे, अगर हम यहाँ पर देखें उनको हम अंडायुज या ओवीपेरस कहेंगे। तो देखो ओवीपेरस तो वो होते हैं जो यहाँ पे एग ले करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। तो आपने कहा कि ये वाला, फिर ये ऑप्शन में हमारा थर्ड भी कट जाता है जब हमारा सेकेंड ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। तो जो थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि जो जीव बच्चों को जन्म देते हैं उनको हम ओवीपेरस और विविपेरस दोनों कहते हैं, तो ये भी गलत होगा फिर इसके अकॉर्डिंग। तो रहे दो, या तो विविपेरस है या इनमें से कोई भी नहीं है। आपको ध्यान होगा हमने कहा कि जो जीव अपने यंग वंस को यहाँ पे बर्थ देते हैं उनको हम विविपेरस कहते हैं, और जो एग ले करते हैं उनको हम ओविपेरस कहते हैं। आपने देखा होगा टाइप्स देखे थे, टाइप्स ऑफ एनिमल्स, जीवों के प्रकार, कि वो किस प्रकार से अपने जो संतति है उसको जन्म देते हैं। इसके आधार पर हमने दो प्रकार के विविपेरस और ओविपेरस दो प्रकार के जीवों की बात की थी। चलो इतना हो गया है तो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 का जो ज है उसको देखो। ज जो है आपके पास एक चैप्टर आया था माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको सारे चैप्टर के जो बायो के चैप्टर है उनको लिख करके बताया था कि आप बताइए इनमें से आपका कौन सा ऐसा चैप्टर है या कौन सा ऐसा टॉपिक है जो क्लियर नहीं है, आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, तो एक चैप्टर हमारे पास आता है यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो, सूक्ष्म जीव मित्र या शत्रु। उससे ये क्वेश्चन आया है, आपसे पूछा गया है कि ब्रेड अथवा इडली का आटा फूल जाता है, इसका क्या कारण है। यानी कि द ब्रेड और इडली डो राइजेस बिकॉज ऑफ। आपने कहा ब्रेड और इडली का जो डो है वो फूलने का क्या कारण है। ऑप्शन में है उष्णता यानी कि हीट है, पीसना यानी कि ग्राइंडिंग है, किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन है, संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन है। ध्यान से देखो, ऑप्शंस को ध्यान से देखो, ठीक है, हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे चीजों को। ध्यान से देखो कि इन्फेक्शन की वजह से ऐसा हो जाता है कि आटा जो है इडली या ब्रेड का जो आटा है वो फूल जाता है। अपने का अगर इन्फेक्शन होता तो हम खाते ही क्यों, आप ब्रेड को खाते हैं, इडली खाते हैं हम। तो आपने कहा कि इसका आटा फूल जाता है, जब आटा फूल जाता है तब हम क्या करते हैं, इसको बनाते हैं। अगर यहाँ पर इन्फेक्शन हुआ होता तो हम इसे खाते ही क्यों, इन्फेक्शन तो नहीं होगा। एक जनरल लॉजिक आप लगा करके देखिए कि अगर यहाँ पे इन्फेक्शन होगा तो हम उसे खाने के रूप में प्रयोग में क्यों लाते, तो इन्फेक्शन तो नहीं होगा। आपने कहा ब्रेड और इडली का जो आटा है वो फूल जाता है, इसका कारण हीट है क्या। तो देखो जब हम डो बनाते हैं, जो हम आटा बनाते हैं, तो हम उसे गैस पर रख करके नहीं बनाते हैं। सिंपली आप उसमें क्या करेंगे, कुछ चीजें ऐड करेंगे, आप फ्लोर लेंगे और उसमें आप क्या करेंगे, पानी को ऐड करेंगे, ठीक है। तो उसकी वजह से आपने कहा कि क्या वहाँ पे हीट निकलती है, तो हम गैस पे तो नहीं रख रहे, तो वो वाली हीट तो हम नहीं दे रहे हैं। पर आपको ये बताने की क्या वहाँ पे हीट निकलती है, हीट निकलती है तो क्यों निकलती है, या उसको पीस करके वो जो आटा है वो फूल जाता है। तो पीसते तो हम और भी चीजें हैं, जैसे दाल आप पीसते हैं, ठीक है, तो दाल फूलती नहीं है, आपने सिंपली दाल को पीसा, दाल फूलती नहीं है। आप आलू को पीसते हैं, जब आप आलू के पराठे बनाएंगे तो आलू को पीसेंगे तो वहाँ पे आलू फूलते तो नहीं है। ऐसा नहीं होता है कि पीसने के बाद कोई चीज फूल जाती है, तो हमारा ये ऑप्शन भी हट जाता है। पीसने के बाद ऐसा नहीं है कि हर चीज फूल जाती है, और इसीलिए आटे को हम पीसते नहीं है, आटे को तो हम क्या करते हैं, गूंथते हैं, ठीक है, उसका डो बनाते हैं। तो दो ऑप्शन तो हमारे हट जाते हैं। हमारे पास रह जाते हैं दो ऑप्शन, हीट और फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन या किण्वन किसको कहा जाता है वो देखो। या सीधे पहले चीज को पढ़ते हैं। हमारे पास ये है, कोई भी जो आटा है ये ऐसा डो है, ठीक है। इस डो में हमने ऐड की है ईस्ट। अच्छा बताओ ईस्ट क्या होती है। इस चैप्टर में, कौन सा चैप्टर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाले चैप्टर में हमने
अलग अलग क्लासेस देखी थी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, और उसी में हमने ईस्ट के बारे में भी बात की थी। तो पहले तो ये बताओ जो है वो क्या होता है। तो ईस्ट एक फंगस है या फंजाई है। फंजाई का मतलब होता है कवक, ठीक है। कैसी कवक है ये एक यूनिसेलुलर फंजाई है, यानी कि एक कोशिकीय जो ईस्ट होती है। ईस्ट में अगर हम देखें कि स्ट्रक्चर, ईस्ट में हमने रिप्रोडक्शन भी देखा था। ईस्ट में जो होता है वो कुछ ऐसे होता है। ईस्ट में होती है बर्डिंग, ये है ईस्ट। ईस्ट में छोटी सी बर्ड बनती है। फिर हम देखते हैं कि ये जो बर्ड है ये धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। फिर हम देखते हैं कि ये जो बर्ड है ये ईस्ट के जैसे ही हो जाती है। फाइनली हम देखते हैं कि पेरेंट जो ईस्ट है वो अलग हो जाता है और जो संतति जो ईस्ट है वो अलग हो जाती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, बर्डिंग कहते हैं। ईस्ट में बर्डिंग के थ्रू क्या होती है, रिप्रोडक्शन होती है। ये 2 सेल आपको मिल गई हैं। कौन सा टाइप है ये यहाँ पे रिप्रोडक्शन का? बर्डिंग तो है, बर्डिंग तो है, लेकिन बर्डिंग में कौन सा है? क्या ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है? ठीक है। अच्छा, अगर हम ईस्ट को देखें कि ईस्ट हमारे लिए बेनिफिशियल है या हार्मफुल है, तो हम कहते हैं कि ईस्ट हमें क्या देती है, यहाँ पे बेनिफिट्स देती है, लाभ देती है। हमने कहा था कि फूड और जो बेवरेजेस है, प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन आपके पास आया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड 4 इंडस्ट्रीज के नाम बताइए जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होते हैं। तो उसमें से पहले जो हमारे पास आया था वो था फूड एंड बेवरेजेस। जो भोज्य पदार्थ होते हैं और जो पेय पदार्थ होते हैं उसको बनाने में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं, और वहीं पर हम ईस्ट की बात भी करते हैं। चलो, ये तो है ईस्ट के बारे में बेसिक सी चीजें। अब ये सारी चीजें हटा दो क्योंकि हमारा टॉपिक, हमारा जो क्वेश्चन है वो किससे रिलेटेड है? रिप्रोडक्शन से रिलेटेड तो नहीं है अभी के लिए। चलो, अब आपने क्या किया, इसमें ईस्ट डाला, ठीक है। इस डो में, ये जो डो था आटे का, जो आटा था, इसमें हमने ईस्ट डाल दिया। फिर हमने इसे 2 से 3 घंटे के लिए रख दिया, और ये जो डो है ये कुछ ऐसे फूल जाता है। और फूलने के साथ साथ हम देखते हैं कि इस आटे में क्या होते हैं, हमें छोटे छोटे जो पोर्स है, जो छेद हैं वो दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कि यहाँ पर आटे के अंदर से इनके लिए कुछ जगह बनाई गई होगी। ऐसा लगता है कि कोई चीज जैसे बाहर निकली होगी और उसने यहाँ पर इन पोर्स को बनाया होगा, ठीक है। कोई चीज जब बाहर निकली होगी तभी तो पोर्स बने होंगे यहाँ पे, ऐसे। अब ये जो डो फूलता है वो क्यों फूलता है ये आपको बताना है, तो पहले इसका रीजन समझते हैं। देखो, ईस्ट को मैं ये इरेज कर दूं, ये वाले जो सिंबल हैं जो दिखा रहे कि इसमें से कुछ निकल रहा है, ये मैं हटा रही हूँ। जब ईस्ट को डो में ऐड किया जाता है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ग्लूकोज ऑलरेडी होगा, यहाँ पे ग्लूकोज ऑलरेडी। देखो, ये जो डो है, डो में क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट तो होगा। इट मीन्स कि हमने कहा कि यहाँ पे ग्लूकोज होगा। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज में कंफ्यूज तो नहीं होते हो कि कार्बोहाइड्रेट क्या है और ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट की सबसे सिंपल फॉर्म है, या मैं यूं कहूँ कि जब कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है तो ग्लूकोज यहाँ पर बनेगा, ठीक है। देखो, अब यहाँ पे ग्लूकोज है, तो ईस्ट, वाई क्या है, वाई फॉर ईस्ट एंड जी फॉर ग्लूकोज। तो क्योंकि ईस्ट को यहाँ पे ग्लूकोज मिल जाती है। अब ईस्ट को क्या चाहिए, यहाँ पे एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, ईस्ट यहाँ पे कंज्यूम करेगा ग्लूकोज को, और ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा, ग्लूकोज टूटेगा, और जब ग्लूकोज यहाँ पे टूटेगा तो एनर्जी मिलेगी, ऑफकोर्स यहाँ पे एनर्जी मिलेगी ईस्ट को। तो ये तो छोड़ो, हम मेन जो चीज है वो उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो एनर्जी तो मिलेगी ईस्ट को, लेकिन यहाँ पे 2 चीजें रिलीज होती हैं। एनर्जी तो मिली ईस्ट को, लेकिन एनर्जी रिलीज होती, लेकिन 2 चीज यहाँ पे रिलीज होती हैं। पहली जो चीज है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक गैस होती है। डो के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी। दूसरी चीज यहाँ पे क्या बनी है, दूसरी चीज यहाँ पे बनती है अल्कोहल। OH जो है वो अल्कोहल का सिंबल होता है। जब आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब आप यहाँ पर देखेंगे कि अल्कोहल को कैसे लिखते हैं, फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, ठीक है। तो या चलो मैं अल्कोहल ही लिख लेती हूँ, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अल्कोहल,
ठीक है, बहुत कम क्वांटिटी में बनता है। ऐसे नहीं है कि जब हम ब्रेड खाते हैं मतलब हम अल्कोहल भी खाते नहीं, ऐसा नहीं होता है। अब देखो ये, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस है, तो ये गैस का जो नेचर है वो क्या होता है, गैस का नेचर होता है कि गैस जो है वो विसरित होती है, उसमें विसरण का गुण पाया जाता है जिसको डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन, तो गैस क्या होती है, एक जगह पे नहीं रहेगी, गैस डिफ्यूज होती है। डिफ्यूज होने का मतलब क्या है कि गैस का एक स्थान से दूसरी जगह, दूसरे स्थान में बहना, गैस का एक जगह से दूसरी जगह में बहना। और वो कहाँ बहती है, गैस जो है वो अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र में जाती है, यानी कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाएगी। यानी कि डो के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज्यादा मात्रा में बन गया है, तो अब ये ज्यादा मात्रा वाले स्थान से कम मात्रा वाले स्थान में जाएगा ऐसे। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डो से जब बाहर निकलती है, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलते हैं तो वहां पे छेद बन जाते हैं, जहां से बाहर निकली होगी वो छेद बनाएगी, ठीक है। वो क्या करेगी, प्रेशर वहां पे अप्लाई करेगी, बाहर निकलेगी गैस और वहां पे छेद बन जाएगा। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऊपर की ओर जा रही होगी, जैसे वो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यहाँ से निकली, यहाँ से निकली, यहाँ से निकली, तो जब वो निकलती है, जब वो अपना पाथ बना रही होगी, तो जो आटा है यहाँ पे, जो डो है वो फूलेगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर से अपना पाथ बना रही है। यानी कि ये जो आपको छेद दिख रहे हैं ये ऊपर ऊपर नहीं है, ये अंदर से बनते हुए आ रहे होंगे। तो जब अंदर से एक पाथ बन रहा है तो क्या डो यहाँ पे फूलेगा। जस्ट इमेजिन कि कोई एक चीज है और कोई आटा है और आटे के अंदर कोई जो चीज है वो बाहर निकलने की कोशिश करी, गैस जो है वो बाहर निकल रही है, और जब वो बाहर निकलेगी तो वो आटे को बाहर की ओर पुश करेगी, तो जो डो है वो फूल जाएगा, फूलेगा डो। तो डो के फूलने का कारण यहाँ पे क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, फिर अल्कोहल का क्या होता है, अल्कोहल भी निकल जाती है बाहर, टेंशन नहीं लेनी है, अल्कोहल आपके डो में नहीं रहती है। अल्कोहल भी क्योंकि बहुत कम मात्रा में बनती है और अल्कोहल भी यहाँ से रिमूव हो जाती है, अल्कोहल भी यहाँ से क्या हो जाती है, वॉलेटाइल होती है, तो निकल जाती है। तो हमने कहा कि हम ईस्ट को खुद से ऐड क्यों करें। अच्छा, इस प्रोसेस को पहले क्या कहते हैं, डो का फूलना तो हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं, ठीक है, किण्वन जिसको कहते हैं। ऑप्शन तो हमारा फर्मेंटेशन सही है। लेकिन हम डो में ईस्ट को ऐड कर ही क्यों रहे हैं, क्या रीजन है, क्या मिलेगा हमें। हमने कहा कि हमारा जो ये जो डो है, जो फूला हुआ डो है, वो कैसा हो जाएगा, अब सॉफ्ट हो जाएगा। आप इडली खाई है आपने, सॉफ्ट होती है, ब्रेड खाए हैं, सॉफ्ट होते हैं। वो क्यों होते हैं, क्योंकि उसमें ये जो डो जब फूलता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही होती है और जब ये फूल जाता है, तो डो हमारा एक्चुअली में कैसा हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, स्पंजी हो जाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, डो में ईस्ट को ऐड करते हैं। चलो, तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही आएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही आएगा। तो ऐसे ही आपको जो और क्वेश्चन है वो सॉल्व करने हैं, तो इसके आगे का जो पोर्शन है हम नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।